Hello, students. I welcome you all on behalf of Don Bosco School Basti in its online classes, especially prepared for class 12th and related to book Flamingo. We are discussing about the chapter, the last lesson. So before we start our next part, the second part, let us make the revision of whatever we did in my first video. राइट। तो पिछले पार्ट में ये हुआ था कि छोटा बच्चा फ्रेंड्स जो था वो स्कूल जाने के लिए देर से निकला। उसको डांटे जाने का डर था, उसको इस बात का डर था कि वो स्कूल में डांटा जाएगा, क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हैमल वो चाहते थे कि वो नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। और इन सब के बारे में ख्याल करते हुए वो यहाँ वहाँ भागता रहा, दौड़ता रहा। वो पहले तो उसने सोचा कि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, वो यहाँ से चला जाएगा, स्कूल जाएगा ही नहीं। उसके बाद उसने चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। और जो उसका एक 100 मील का एरिया था, उसके पीछे वहाँ पर उसने पर्शियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखा। जब इन सब चीज़ों को उसने देखा तो उसको लगा कि इस सिचुएशन से अच्छा है कि मैं जाकर अपनी क्लास को अटेंड करूं। और वो स्कूल की तरफ भागता है। और उसके बाद जब वो स्कूल आता है तो वो थोड़ा डरा होता है, लेकिन पहले से वो देखता है कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल शांत है। आम दिनों में क्लासेस जो होती थी स्कूल में, वो उनके डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थीं, बच्चों के एक साथ टीचर्स के साथ उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को यूनिसन में अ, चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, बच्चे एक साथ उनको रिपीट करते थे, उनकी आवाज़ें आती थीं। लेकिन उस दिन वो सारी चीज़ें बिल्कुल शांत थीं। अब आगे इस चीज़ में जुड़ा वो कि वो क्लास में दरवाज़ा खोल के घुसने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसके पहुंचने से पहले ही सारे बच्चे वहाँ स्कूल में आ चुके हैं। और मिस्टर एम हैमल ने उसको बहुत ही पोलाइटली, बड़े ही प्यार से उसको बोला, बेटा आ जाओ अंदर और अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही क्लासेस को शुरू करने वाले थे। अब वो उछलकर अपनी टेबल पर जाता है और अपनी सीट पर बैठता है और पीछे अपनी क्लास को एक बार उसका जायजा लेने की कोशिश करता है। और वो देखता है कि जो पिछली बेंचेस क्लास की खाली पड़ी रहती थी अक्सर, वहां पर उस एरिया के जो बुजुर्ग लोग थे, गांव वाले जो थे, वो भी आकर वहां पर बैठे हुए थे। और एम हैमल ने इन सब चीज़ों पर पढ़ाते हुए ये भी बताया कि एम हैमल जो थे वो अपने उस दिन उस स्पेशल यूनिफॉर्म में थे, जो एक ग्रीन कलर का कोट होता है, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे, उनके सर पर एक ब्लैक सिल्क कैप थी जिस पर कढ़ाई हो रखी थी। और वो अक्सर ऐसे यूनिफॉर्म को इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के दौरान ही पढ़ा करते थे। थोड़ी देर बाद बड़े ही सौम्य अंदाज में, बड़े ही ग्रेव के साथ, बड़े ही जेंटल टोन में दोबारा से एम हैमल ने उस क्लास में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, आज ये मेरा आखिरी लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब एल्सस और लॉन जैसे स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच का कोई लेसन नहीं होगा। और आपके जो जर्मन लैंग्वेज के टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। और इसलिए ये मेरा फ्रेंच का आखिरी लेसन है, और आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुने। और तब इन सब बातों को सुनकर जो फ्रेंच था उसको एक झटका सा लगा, उसको बहुत दुख हुआ इस बात का। और तब उसको ये समझ में आया कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे जो भीड़ लगी थी वो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए थी, यही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट ऑन की गई थी, यही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रखी गई थी। और तब उसने ये सोचा कि ये जो लिखना पढ़ना है, ये सारी किताबों का जो बोझ जिनको मैं समझ रहा था, जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया पक्षियों के अंडे ढूंढने में, सार पर फिसलने में, दिन भर खेलने में, जो चीज़ें मुझे पहले थोड़ी देर तक बहुत बड़ी समस्या लगती थी, वो अब मेरे लिए एक बहुत आसान सी चीज़ हो गई है। लेकिन वो अब मेरे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि इसके बाद अब मैं कभी फ्रेंच लेसन नहीं ले पाऊंगा।
और इन सब को जानने के बाद ही फ्रेंड्स को ये समझ में आया कि क्यों एम हैमल जो उसके टीचर थे उन्होंने उस ड्रेस को पहन रखा था जो शायद वो किसी स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते थे. Okay, then let's start and find out what our part 2 video is having, what it is having, right? तो चलिए पता करते हैं कि हमारा जो ये पार्ट 2 वीडियो है उसमें आपके लिए क्या है. शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट with the passage. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो फ्रेंड्स कहता है कि वो बेचारा आदमी मेरे ख्याल से उसने ये जो स्पेशल ओकेजन पर पहने जाने वाले कपड़े थे वो शायद इस लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में उसके सम्मान में ही पहन रखा था. और अब मुझे ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है, समझ गया हूं मैं इस चीज को कि गांव के बूढ़े लोग जो हैं वो क्लास के पीछे की सीट पर क्यों बैठे हुए हैं. वो शायद इसलिए था क्योंकि उनको भी इस बात का अफसोस था, वो भी सॉरी फील कर रहे थे इस चीज को लेकर कि वो अब और स्कूल नहीं जा पाएंगे और ना ही इसके पहले कभी वो स्कूल गए. इस बात का दुख उनको हमेशा उनकी जिंदगी में रहेगा. और उनका हमारे टीचर को लेकर जो अपनी 40 साल 40 इयर्स की सर्विस जो उन्होंने लॉरेन और एल्सिस को दी थी उसके लिए उनको धन्यवाद कहने का शायद ये उन गांव वालों का, वहाँ के रहने वाले लोगों का अपना तरीका था. और शायद अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का भी यही एक तरीका उनके पास बचा हुआ था जो शायद अब उनका देश नहीं रहा था, जिसके ऊपर जर्मनी का कब्जा हो चुका था. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first word and stood there, holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया. और शायद अब चीज़ों को सुनाने का नंबर जो था वो मेरा था. पार्टिसिपल के उन रूल्स को जोर से बहुत क्लियरिटी के साथ बिना गलती किए बोलने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी होती थी. क्या मैं ऐसा कर चुका होता, क्या मैं बोल चुका होता, क्योंकि मुझे उन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन तो थी नहीं. लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पहले ही शब्दों में थोड़ा सा लड़खड़ा गया और मैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. वहीं मैं चुपचाप खड़ा रहा. मैंने अपने डेस्क को पकड़ रखा था. मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था. मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने शब्दों को ना तो बोल सकता था, ना एक्सप्रेस कर सकता था. और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ऊपर की तरफ देखने का साहस भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा था. मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out.
तभी मैंने अपने टीचर एम हैमिल को बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा मुझसे कि छोटे से प्यारे से बच्चे, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, और शायद तुम पहले से ही काफी बुरा महसूस कर रहे हो। देखो, ऐसा ही होता है। हर रोज हम ये कहते हैं अपने आप से कि वाह, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अभी हमारे पास बहुत समय है, और मैं इस चीज को कल सीख लूंगा। और अब तुमने देखा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। Oh, that's the great trouble with Ulysses. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be a Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little friends, we have all a great deal to reapproach ourselves with. अपनी बात को रखते हुए वहाँ जो टीचर एम हेमल थे वो कहते हैं कि अल्सिस के साथ तो यही सबसे बड़ी समस्या है। वो हर चीज को सीखने पर कल पर टाल देती है, और अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार हो कैसे आ जाता है, ये कैसे है कि वो सब तुम कहते हो कि हम फ्रांसीसी हैं, हम फ्रेंच होने का नाटक करते हैं, हम फ्रेंच नेशनलिस्ट हैं, और तुम फ्रेंच लैंग्वेज ना तो बोल सकते हो और ना लिख सकते हो, और इन सब के बावजूद तुम कैसे कहते हो कि तुम फ्रेंच हो, तुम फ्रांसीसी हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स। हमारे पास बड़े नंबर्स में हमको बदनाम करने के लिए और भी लोग हैं। इसमें सिर्फ तुम ही इन्वॉल्व नहीं हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाकी हम सब यही करते हैं कि हम चीजों को क्लियरली नहीं लेते हैं, हम चीजों को कल पर टाल देते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर एम हैमल ने कहा, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? मिस्टर एम हेमल ने कहा कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे। वो तुम्हें खेत पर काम करने या मिल में काम करने के लिए लगाना चाहते थे ताकि कुछ और पैसे घर में आ जाएं। और क्या मैं भी दोषी नहीं रहा? क्या मैंने तुम्हें अक्सर मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, पढ़ाई करने की बजाय? और जब मैं मछलियां पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम लोगों की छुट्टियां नहीं कर दी? तो शायद इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं तुम नहीं, तुम्हारे माता पिता और मैं भी इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk for the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. फिर मिस्टर एम हैमल ने फ्रेंच जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके बारे में एक के बाद एक बहुत सारी बातें करते रहे और बहुत से सारी बातें की, और ये कहते हुए कि फ्रेंच लैंग्वेज इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। ये कहते हुए वो आगे अपनी बात को रखते हैं। He was talking about French language, and he said that it was the most beautiful language in the world. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the keys to their
prison. तो मिस्टर एम हैमल ने इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए कहा कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियर है, सबसे स्पष्ट है, सबसे अधिक तर्कसंगत भाषा है ये, और हमें इसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक नस्ल गुलाम होती है, जब हम इंस्लेव्ड हो जाते हैं, तो जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो ऐसा ही होता है कि अगर आप अपनी भाषा से जुड़े रहें तो ये बात आपको कहीं ना कहीं एक आपके पास जेल की चाबी हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देती है कि अगर आप कहीं बंदिश में हैं, आप उस बंधन से आजाद होना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास आपकी मातृभाषा ही उस आजादी की चाबी होती है. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. So easy, I think, too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. और फिर उसके बाद हमारे टीचर एम हैमल ने अपनी ग्रामर की बुक खोली और हमें वो लेसन पढ़ाया. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मैं इसको कितनी अच्छी तरह से समझ पाया. वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी. जो कुछ भी हमारे सर ने कहा था वो हमारे लिए बहुत आसान लग रहा था. मैं सोचता हूँ कि मैंने शायद कभी इन सब चीज़ों को ध्यान से पहले सुना ही नहीं था, और शायद हमारे टीचर एम हैमल ने इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ हमें कभी चैप्टर्स समझाए भी नहीं. और फ्रेंड्स कहते हैं, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. और इसके बाद फ्रेंड्स ने बताया कि ये लगभग बिल्कुल वैसा ही था मानो एक बेचारा आदमी यहाँ जाने से पहले हमें जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ वो देना चाहते थे, और एक ही बार में उस सब को वो हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे. मीन्स उनको ये लग रहा था कि हम मेरे पास इस समय जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी उस समय मैं अपने वहाँ पर उपस्थित मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आज ही दे दूं और वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में यथावत बैठ जाएं. After the grammar class, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. Francis Alsace, France Alsace, France Alsace. ग्रामर के उस लेसन के बाद हमारे पास राइटिंग का एक लेसन और था, और उस दिन हमारे जो टीचर एम हैमल थे उनके पास हमारे लिए कुछ नई कॉपीज़ थीं, न्यू कॉपीज़ थीं, और जो काफ़ी सुंदर, एकदम घुमावदार, राउंड हाथों से लिखी गई थी, और उन पे जो हैंडराइटिंग यूज़ की गई थी वो बेहद खूबसूरत थी, और उस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सिस, फ्रांस अल्सिस. आगे फ्रेंड्स अपने स्टेटमेंट में कहता है कि दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was scratching of the pens over the paper. वो जो फ्रांस एल्सिस जो वर्ड लिखे हुए थे उन बुक्स के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे छोटी छोटी झंडियां लगी हुई हों, और वो भी हमारे डेस्क के ऊपर एक डंडे से लटकी हुई.
आपको ये बात देखना चाहिए था, ये देखने वाली बात थी वहां पर कि हर कोई कैसे अपने काम में लगा हुआ था। उस दिन वहां पर कितनी खामोशी थी, कितनी शांति थी। और उस दौरान जब वो सभी लोग वहां क्लास में थे, वहां इतनी खामोशी थी कि वहां पर अगर कोई आवाज सुनाई दे रही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आवाज, जो कागज के ऊपर पेन से चलने की आवाज आती है, जो पेन जब पेपर्स पर चलते हैं जो स्क्रैचिंग की आवाज आती है, सिर्फ वही आवाज उस समय क्लास में चल रही थी, वही सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और तभी एक बार ऐसा हुआ कि बाहर से एक बीटल उड़कर अंदर आए। और इस उसके अंदर आने पर पहले होता था कि लोग उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देते थे, लेकिन उस दिन ऐसी स्थिति ऐसी हो गई थी कि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और उस क्लास में, उस क्लास को अटेंड कर रहे सबसे छोटे बच्चे ने, जो फिश हुक को ट्रेस करने के काम में लगा हुआ था, उसने भी उस बीटल के ऊपर कोई अटेंशन पे नहीं किया। और ऐसा लग रहा था कि वो बीटल भी शायद फ्रेंच ही है और वो उस कमरे में केवल हमारी क्लास का आनंद लेने के लिए आया था। तभी मैंने सुना कि छत पर जो पिजन्स थे वो धीरे धीरे चहक रहे थे। और मैंने खुद अपने आप से ये बात सोची, अपने आप से बात करते हुए मैंने एक प्रश्न किया, क्या वो इसको जर्मन भाषा में कहना सिखाएंगे कबूतरों को भी? हमारे ऊपर तो आप वर्णन कर सकते हो, हमारे ऊपर आप कोई भी फोर्सफुली चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन क्या आप पशु पक्षियों पर भी इस तरह का दबाव डाल सकते हो कि वो जर्मन में ही कूकें? तो इन सभी चीजों का एक दायरा होता है जो फ्रेंच के दिमाग में चल रहा था। ही वॉज सो सैड एट दैट टाइम। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless on his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब कभी भी मैं अपनी लिखावट से नजर हटाकर ऊपर की तरफ देखता तो मुझे एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ही दिखाई देते। हमेशा वो वैसे ही मुझे दिखाई दिए और एक के बाद दूसरी चीज को देखते हुए वो चीजों को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे वो इस स्कूल के इस कमरे की हर एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हो। Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि 40 वर्षों से वो उसी जगह पर थे, खिड़की के बाहर उनका बगीचा, और वो अपनी क्लास के सामने। ठीक उसी तरह 40 वर्षों से एक साथ रहना, तो किसी का भी इमोशन डेवलप हो सकता है। और इस इमोशन को अपने पास उन्होंने अपने यादगार के तौर पर उन सभी चीजों को अपने मन में इकट्ठा कर लेना चाहते थे, अपने पास रख लेना चाहते थे, इसके पहले कि वो यहाँ से जाते। Okay, students, here we sum up our second part. Just go through with it. If you have not subscribed our channel, do subscribe it
and please press the bell icon and wait for the next part, which is going to be come soon. Very soon it will be there with you. Have a nice day ahead. Be safe, be healthy.